क्योंकि चीन दुनिया में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स को कंट्रोल करता है जिसको उसने अमेरिका तक को देने से मना कर दिया था, अब उन्हें वो भारत को देने को तैयार हो गया है। आज के सेशन में इनका जिक्र होगा, बताएंगे कि जिस तरह से अमेरिका को चीन ने अपने रेयर अर्थ एलिमेंट्स के चलते झुकने पर मजबूर कर दिया था, उन रेयर अर्थ एलिमेंट्स को अब वो भारत को देने को तैयार हो गया है। इसी वजह से ये मीटिंग बहुत खास होती है। आज के सेशन में इस बात का जिक्र होगा, विस्तार से जिक्र होगा और बताएंगे कि केवल इस डील के हो जाने से आज भारत की शेयर बाजार में जो ऑटो सेक्टर है, उसने किस तरह से ग्रोथ देखी, उसके कारण को भी जानेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर के रूप में कंसीडर की जा रही है। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि वांग वी 18 तारीख को 2 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे। भारत में उनका ग्रैंड वेलकम हुआ। वेलकम के साथ-साथ यहां पर अपडेट डला चीन की तरफ से भी कि हां 3 साल बाद वांग वी यहां पहुंचे हैं। वांग वी आए क्यों? इसके पीछे का भी थोड़ा-सा रीजन जान लेते हैं। असल मायने में भारत और चीन 2003 से आपस में बातचीत करते आ रहे हैं। स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव लेवल की बातचीत होती है। ये बातचीत बढ़िया चल रही थी, लेकिन गलवान इंसिडेंट होने के बाद रुक गई। आखिरी जो मीटिंग थी वो 21 दिसंबर 2019 में हुई थी। 19 में हुई थी। 22वें स्तर की वो मीटिंग थी, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव। उसमें अक्सर एनएसए बातचीत किया करते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स बातचीत करते हैं। चूंकि वांग वी पोलित ब्यूरो के सदस्य होने के साथ-साथ विदेश मंत्री भी हैं चीन के और वो विदेशी मामलों को भी देखते हैं। इसलिए अक्सर ये बातचीत वांग वी के साथ ही होती आई है। 2019 के बाद में फिर कोरोना का काल रहा, गलवान इंसिडेंट की वजह से देश के अंदर विरोध रहा। इसके बाद जो 23वें नंबर की मीटिंग थी, 22वें नंबर की मीटिंग 2019 में हो गई, लेकिन 23वें नंबर की मीटिंग फिर 2024 में हुई थी और ये 2024 में भी मीटिंग बीजिंग में हुई थी। अब उसके बाद में ये 25वें नंबर की सॉरी 24वें नंबर की जो मीटिंग है वो 2025 में, क्योंकि यहाँ 23-24 हो रहा है, यहाँ 24-25 हो रहा है ना? तो 24वें स्तर की मीटिंग है और 2025 में वो भारत में आयोजित की गई है। 18-19 तारीख को इसका आयोजन हुआ, 20 तारीख तक के लिए यहाँ पर वांग वी रहने वाले हैं। ये सारी जानकारी एनएसए स्तर की वार्ता की निकल कर आई। इनमें क्या बातचीत हुई? जब स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स बैठते हैं तो क्या बातें होती हैं? बातें होती हैं कि दोनों देश क्या-क्या जो रुकी हुई चीजें हैं उन्हें चालू कर सकते हैं। जैसे थोड़े दिन पहले आपको याद होगा, हमने आपको बताया था कि ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर चीन एक बड़ा डैम बना रहा है। भारत ने अपनी चिंताएं उनके साथ साझा की कि साहब आप इतना बड़ा डैम बना लोगे तो हम लोग जो कि डाउन स्ट्रीम साइड में रहते हैं, जहां पर पानी उतर के चला आता है, ऐसे में गलती से आपके डैम से हमारे देश को नुकसान हो गया, उसका क्या करोगे? तो यह सुनिश्चित किया गया कि दोनों देश मिलकर के ऐसी व्यवस्था बनाएंगे ताकि आपके साथ ऐसी दिक्कतें ना हो। चीन ने हमसे पूछा कि ताइवान को लेकर आप क्या मानते हैं? भारत ने कहा जैसे हम वन चाइना पॉलिसी पहले मानते थे, आज भी मानते हैं। हम चीन और ताइवान में चाइना केवल एक ही को मानते हैं। लेकिन हाँ, हम इकोनॉमिकली, कल्चरली ताइवान के साथ रिलेशन रखते हैं, जैसे दुनिया के अन्य देश रखते हैं। भारत ने अपनी इस बात को बहुत अच्छे से रखा। फिर चर्चाएँ निकल कर आई कि हम लोग एक-दूसरे के साथ कैसे और ज़्यादा सुगमता से आगे बढ़ें। तो बोले पहले जो इतने दिन से रुकी हुई फ्लाइट है ना, डायरेक्ट फ्लाइट चीन और भारत के बीच में, उसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उसे शुरुआत दिया गया। तो एक प्रकार से भारत और चीन के बीच में ये पुनः रिश्ता बहाली का और विश्वास बहाली का प्रयास कंसीडर किया गया। वांग वी की जयशंकर साहब से मुलाकात हुई और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, अपडेट है अभी ताजा-ताजा कि जयशंकर साहब मास्को निकल लिए हैं। यहां से मिलते ही अब वो रूस में चले गए हैं। तो देखिए, जब ट्रंप से पहले मुलाकात होनी थी पुतिन की, तब डोभाल साहब गए हुए थे। अब फिर दोबारा बातचीत होनी है, इस समय हमारे विदेश मंत्री रूस की यात्रा पर निकल गए हैं। ऐसे में रूस, भारत और चीन ये मिलकर के कुछ तो कर रहे हैं, जो कि चाइना के लिए जो कि अमेरिका के लिए काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है। जयशंकर साहब की मुलाकात की तस्वीरें बाहर आई, पूरा-पूरा सिस्टम बैठा था इस तरफ से, लोग अपने-अपने प्रतिनिधियों को लेकर आए थे और यहाँ पर केवल बात यही हो रही थी कि कैसे हम लोग म्यूचुअल इंटरेस्ट को लेकर बात करें, म्यूचुअल रिस्पेक्ट को लेकर बात करें, म्यूचुअल सेंसिटिविटी को लेकर बात करें। दोनों एक-दूसरे के बॉर्डर ट्रेड्स को या फिर रिवर डेटा शेयरिंग को, पीपल टू पीपल कनेक्ट को, बायलैटरल एक्सचेंजेस को कैसे बढ़ाएँ, इसको लेकर के दोनों देशों के बीच में बातचीत हुई। भारत ने जिस तरह से बातें रखी, चीनी मीडिया ने उन्हें बढ़िया से उठाया और उसमें ये लिखा कि इंडिया ने कन्फर्म कहा है कि वो वन चाइना प्रिंसिपल को मानता है और ताइवान को चीन का हिस्सा मानता है, ऐसा भारत ने अपनी बातों में कहा है। और ये कहा कि बॉर्डर बॉर्डर टॉक्स जो हैं वो मैकेनिज्म चलती रहनी चाहिए। इस तरह की बातचीत हुई। ठीक है साहब। यहाँ पर जो भारत के अंदर इनके एम्बेसडर हैं, उन्होंने सारी बातें बढ़िया से लिखी और कहा कि वांग वी ने भारत से कहा है कि हम लोग दोनों मिलकर 2.8 बिलियन की आबादी रखते हैं। हम और भारत मतलब चाइना और भारत मिलकर के एक सेंस ऑफ ग्लोबल रेस्पॉन्सिबिलिटी दिखा सकते हैं, मेजर पावर की तरह काम कर सकते हैं और डेवलपिंग कंट्रीज के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं थ्रू यूनिटी और लोगों को मल्टीपोलराइज वर्ल्ड के अंदर डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस का अनुभव दे सकते हैं। यह खबर रॉयटर्स में भी छपी कि चाइना इंडिया शुड रिगार्ड ईच अदर एज पार्टनर नॉट राइवल
ऐसा वांग वी ने कहा है। मतलब चीनी विदेश मंत्री का भारत में आकर के ये बयान देना कि भारत को और चाइना को एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करनी चाहिए, दोनों को एक दूसरे का सहयोगी बनना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग चीन का पाकिस्तान प्रेम देख करके काफी चिढ़ते हैं, उनमें से मैं भी हूं, कि चाइना पाकिस्तान को गोदी में लिए क्यों घूमता है। उसका जवाब यहां से मिलता है जब आप इस तरह के विदेश मंत्री के बयान सुनते हैं, जिन बयानों में यह कहा जाता है कि आप और हम पार्टनर हैं, कॉम्पिटिटर्स नहीं। इसका मतलब हम कंपटीशन में हैं। पाकिस्तान केवल पलता है, उसे पाला जाता है, उधर अमेरिका के टुकड़ों द्वारा, इधर चीनी टुकड़ों के द्वारा। चाइना ने कुछ पैसे दिए, चाइना के साथ पाकिस्तान जुड़ गया। अब तो पाकिस्तानी लोग भी मानने लगे हैं। मतलब थोड़े दिन पहले मैंने इस पर सेशन नहीं किया, लेकिन मैं चाहूंगा कि कभी मौका मिला तो इस बयान का उपयोग किया जाएगा, जिसमें आसिम मुनीर अमेरिका जाकर कहते हैं कि भारत एक चमचमाती मर्सिडीज कार है और हम एक ट्रोला डंपर हैं, दोनों में टक्कर होगी तो सोचिए किसका नुकसान होगा। मतलब वो खुद को डंपर मानने लग गए हैं, वो खुद को वो ट्रक मानने लग गए हैं जिसमें केवल और केवल बोझा ढोया जा सकता है। ऐसे ही उनके यहां पर जो क्रिकेट के चीफ हैं, उनने भी इस बयान को कहा है कि भारत चमचमाती मर्सिडीज कार है। यानी कि भारत की तरक्की को भारतीयों को ही बस दिखाई नहीं दे रही है, दुनिया ये कंसीडर कर रही है। और वांग वी जब इस बात को बोल रहे हैं कि हम लोगों को एक दूसरे से कंपटीशन नहीं करना चाहिए, दैट मींस ये कंसीडर करते हैं कि भारत और चाइना एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स हैं। भारत चीन के ही तो उस स्थान को लेना चाहता है, ये इनके बयानों से साफ दिख रहा है। तो हम समस्त भारतीयों को यह समझ में आना चाहिए कि अमेरिका हो या चाइना हो, दुनिया की टॉप इकोनॉमीज भारत को कंसीडर किए बिना रह नहीं सकती। खैर, यहां से आगे वांग वी की मुलाकात डोभाल साहब से होती है, तस्वीरें सामने निकल कर आती हैं। डोभाल साहब से मुलाकात के बाद में बात वही सेंस निकल कर आने वाली बात थी कि दोनों के बीच में एसआर लेवल की बातचीत थी। वांग भी इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी से मिलने जाते हैं और यहां पर बात होती है कि सर आपको एससीओ में आना है, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक होनी है चीन के अंदर, आपको वहां पर पहुंचना है। भारत के प्रधानमंत्री ने भी कहा कि हाँ, तियानजिन के अंदर हमारी बातचीत होगी और वहां पर मैं शी जिनपिंग के साथ बातचीत करूंगा। भारत के प्रधानमंत्री की चीन में यह 7 साल बाद यात्रा होगी, इसलिए यह यात्रा बहुत मायने रखती है। और ऐसे समय पर जब ट्रंप भारत के साथ एक अलग तरीके का रवैया अपना रहे हों, तब भारत के प्रधानमंत्री का वहां जाना काफी मायने रखता है। भारत की तरफ से इस बात का बाकायदा एक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से नोट निकल कर आया, जिसमें बताया गया कि प्राइम मिनिस्टर ने बाकायदा इनसे बातचीत की, कहा कि हम शी जिनपिंग के साथ पिछले साल कजान में मिले थे और अब हम प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ एससीओ समिट के साइडलाइंस में मुलाकात करेंगे। दोनों के बीच बातचीत हुई, भारत और चाइना के बीच में यह 24वीं वार्ता थी। इसी के साथ साथ फिर घोषणाओं का समय शुरू हुआ। इंडिया और चाइना ने कहा कि अब हम लोग डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करेंगे एक दूसरे के रिलेशंस को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए। ये डायरेक्ट फ्लाइट्स जो हैं, ये निश्चित ही आप लोगों को इस तरह से रियलाइज हो कि जब दोनों देशों के बीच में गलवान वैली इंसिडेंट और कोरोना काल जब आया था, उसके बाद में ऐसा देखा गया था कि दोनों देशों के बीच फ्लाइट्स रोक दी गई थी। अब ये वापस से शुरू की जा रही हैं। चीन ने कहा कि हम आपको अब फर्टिलाइजर्स और रेयर अर्थ और टनल मशीन्स को देने के लिए तैयार हैं। अब ये क्या कहानी है, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। असल मायने में भारत को चीन ने, जब से ये जो ट्रंप का टैरिफ वॉर चलना शुरू हुआ, उस समय से रेयर अर्थ मटेरियल देना रोक दिया था। साथ में खाद भी, यानी कि जो फर्टिलाइजर है वो भी देना रोक दिया था। टनल बोरिंग मशीन जिनके थ्रू हम लोग बड़े प्रोजेक्ट करते हैं, हिमालय के अंदर छेद कर रहे हैं, पहाड़ों में छेद करके अपनी सड़कें बना रहे हैं, उन पर भी रोक लगा दी थी। लेकिन जब ये वापस यहां पर आए तो इन्होंने इन्हें चालू करने की बात कही कि ठीक है, हम भारत को रेयर अर्थ मटेरियल देने को तैयार हैं। जैसे ही ये बात आई, तुरंत भारत के शेयर बाजार में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का शेयर चढ़ गया, टाटा मोटर्स का शेयर चढ़ गया, ऑटोमोबाइल के अंदर एकदम तेजी से स्टॉक मार्केट भागने लगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यह घटना असल मायने में अप्रैल 8 की है, जब चीन पर ट्रंप ने टैरिफ लगाए थे। तब टैरिफ लगाते समय चाइना ने अमेरिका को पटखनी देने के लिए अपनी तरफ से यह कहा कि बेटा तुम लोग अगर हम पर टैरिफ लगाओगे तो हम तुम्हें रेयर अर्थ एलिमेंट्स देंगे ही नहीं। अब आप पूछेंगे कि ऐसा आरईई यानी कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स में क्या है जिसकी वजह से अमेरिका को चीन के सामने झुकना पड़ा था? दुनिया को इसके सामने क्यों झुकना पड़ रहा है? अब आइए मैं आपको वो लेकर चलता हूं। जब अमेरिका ने ट्रंप के द्वारा, यानी कि ट्रंप ने टैरिफ लगाए थे, तो चीन ने ट्रंप को मजा चखाने के लिए कि कहीं ऐसा ना हो कि ये इंडिया से रेयर अर्थ एलिमेंट मंगा लें, जो इंडिया हमसे मंगाता है और इंडिया इन्हें मतलब वापस बेच दे, बिल्कुल तेल की तरह। जैसे रूस से तेल मंगाया, यहां से हमने आगे भेज दिया, कहीं ऐसा ना हो, इसलिए चाइना वालों ने हमारे साथ भी इसका व्यापार रोक दिया और कहा ट्रंप ने रोका, हम आपके साथ रोक दे रहे हैं ताकि आप आगे इसे ना बेच पाए। चाइना ने फिर एक तरीका निकाला कि ऐसे तो भारत और चीन के रिश्ते खराब हो जाएंगे, दोनों के बीच में विश्वास बहाली कैसे हो। इसलिए चीन ने एक तरीका निकाला और तरीका था एंड यूजर सर्टिफिकेट का। एंड यूजर सर्टिफिकेट का मतलब कि अगर इंडियन
कंपनी ये कहने को तैयार हो जाए कि इसका अंतिम उपयोग हम ही करेंगे, हम इसे री-एक्सपोर्ट नहीं करेंगे अमेरिका के लिए, तो हम विचार कर सकते हैं। लगातार नेगोशिएशंस चल रहे थे। अब आप पूछेंगे ऐसा रेयर अर्थ मटेरियल में होता क्या है? आइए मैं आपको बताता हूँ। 7 ऐसे एलिमेंट हैं जिससे अमेरिका की सांसें सूख जाती हैं। उनमें सबसे ऊपर है सैमेरियम। सैमेरियम की कहानी क्या है कि जो मिसाइल गाइडेड सिस्टम बनती हैं, टरबाइन्स बनते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स बनती हैं और तो और बहुत सारे F-35 या फिर जो पनडुब्बियाँ जो बनती हैं, सबमरीन्स जो बनती हैं, उनमें समैरियम का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। ऐसे ही गैडोलिनियम का उपयोग मेडिकल फील्ड में एमआरआई मशीन के अंदर होता है। टर्बियम का टीवी, स्मार्टफ़ोन स्क्रीन में उपयोग होता है। ऐसे ही डायस्प्रोमियम का परमाणु रिएक्टर के अंदर कंट्रोल रॉड बनाने में आता है। ऐसे ही ल्यूटेशियम का गैसोलीन और डीज़ल के उत्पादन के अलावा कैंसर कोशिकाओं को खत्म करने में होता है। ऐसे ही स्कैंडियम का रेयर अर्थ मटेरियल में सबसे रेयर अर्थ मटेरियल में इसका उपयोग होता है। इससे वायुयान के पार्ट और हथियार और सेमीकंडक्टर बनाए जाते हैं। ऐसे ही यट्रियम का पेट्रोलियम रिफाइनिंग, माइक्रोवेव फिल्टर और रडार सिस्टम के अंदर उपयोग होता है। ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स हमारी पीरियोडिक टेबल के अंदर 17 तत्वों का समूह है जिसमें 15 लैंथेनाइड्स हैं। इसके अलावा स्कैंडियम और यट्रियम इसके अंदर शामिल होते हैं। इन्हीं से ही मैग्नेट का प्रोडक्शन किया जाता है और उसी मैग्नेट से कार और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं। इनके बिना कार और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का बनना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उनके अंदर जिस तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज हो रहे हैं उनमें इनका बड़ा यूज है। चीन अकेला रेयर अर्थ के अंदर 65% उत्पादन करता है और ग्लोबली अगर बात की जाए तो 90% जो रेयर अर्थ है वो अपने कंट्रोल में रखता है। मतलब एक तरीके से ये समझिए कि चीन का होल एंड सोल कंट्रोल है इस चीज पर कि रेयर अर्थ एलिमेंट को किस तरह से सेल किया जाए। इन टोटल 17 अर्थ मटेरियल्स का उपयोग लड़ाकू विमानों में हो या फिर ईवी कारों में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, चाहे रॉकेट में हो, बुलेट ट्रेन में हो, इनमें इनका भरपूर उपयोग होता है और चाइना चूंकि इस पर इतना जबरदस्त कंट्रोल रखता है, आप देखिए कि वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा जो कंट्रोल है वो चाइना के पास है, फिर वियतनाम, ब्राजील, रशिया, फिर इंडिया का नंबर निकल कर कहीं आता है। वर्ल्ड में अगर आप इस तरह से देखें तो आप पहचान पाएंगे कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स के अंदर चाइना ऐसा एरिया है जिसके पास सबसे ज्यादा रेयर अर्थ एलिमेंट है। ये वही रेयर अर्थ एलिमेंट हैं जिन्हें चीन ने ट्रंप को देने से इनकार कर दिया था। चीन ने अमेरिका के खिलाफ इस तरह से इसका उपयोग किया कि अगर हम आपको सेमेरियम नहीं देंगे तो आप मैग्नेट नहीं बना पाएंगे और आप मैग्नेट नहीं बना पाएंगे तो आपकी डिफेंस इंडस्ट्री पिट जाएगी। इसका आप अंदाजा इस बात से लगाइए कि सेमेरियम का अगर एक F-35 फाइटर जेट की हम बात करें तो उसमें 23 किलो सेमेरियम नाम का रेयर अर्थ एलिमेंट लगता है। ठीक इसी प्रकार से अमेरिका का जो DDG-51 डिस्ट्रॉयर है उसको बनाने में करीब 2300 किलो डिस्ट्रॉयर जहाज के अंदर सेमेरियम लगता है। ऐसे ही जब पनडुब्बी की बात की जाती है तो 4173 किलो रेयर अर्थ एलिमेंट सेमेरियम लगता है। मतलब आप इस तरह से समझिए कि ये जितने भी प्रकार की चीजें अमेरिका दुनिया को बेचता है उसको बनाने में जो असली मसाला है जिसकी वजह से ये सब बन पा रहे हैं वो चीनी है। और चाइना वालों ने अमेरिका का वो प्रोडक्शन रुकवा दिया था जिससे कि अमेरिका को सरेंडर करना पड़ा चीन के सामने ये कहते हुए कि भाई हम तुम्हारे साथ ट्रेड डील करने को तैयार हैं। तो अब तो हालत ये है कि रूस से वो भले ही तेल खरीदता हो लेकिन उसके ऊपर कोई प्रतिबंध चीन के ऊपर अमेरिका ने नहीं लगाए। अमेरिका को प्रतिबंधित करने के लिए भारत पर जब चीन ने प्रतिबंध लगाए तो इंडिया के अंदर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बड़ा नुकसान हुआ क्योंकि इन्होंने भारत के ऊपर इसकी रोक लगाते ही हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर हालत खराब हो गई कि अब हम क्या करें। मैग्नेट रोक दिया चाइना वालों ने और ऐसे साथ साथ इन्होंने फर्टिलाइजर भी रोक दिया कि साहब हम फर्टिलाइजर भी नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजर से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ता है और अमेरिका वाले एग्रीकल्चर को कंट्रोल करना चाहते हैं तो हम ये भी नहीं देंगे। तो एक तरह से अमेरिका को दंडित करने के चलते भारत के साथ भी ये सारे बैन दुनिया भर के देशों के साथ चाइना ने बैन लगा दिए कि दोनों चीजें दुनिया को ही नहीं दूंगा, पता तो चले कि चाइना किस खेत की मूली है। चाइना ने इतना ही नहीं किया, उसने भाई साहब बकायदा हमारे देश में जो आईफोन बनाने वाली जो फैक्ट्री फॉक्सकॉन है वहां के इंजीनियर्स को अपने पास बुला लिया ताकि अमेरिका को यह पता चले कि तुम्हारे लिए जो भारत के अंदर आईफोन बन रहे हैं उसमें भी मेरा रोल है। 300 से अधिक इंजीनियर्स को वापस बुला लिया था। ये सारे प्रयास लगातार अमेरिका को चीन के द्वारा ये एहसास दिलाने में थे कि देखो बेटा अगर हम चाहें तो तुम्हें झुका सकते हैं और चाइना कामयाब भी हुआ था। चीन ने जिस तरह से रेयर अर्थ एलिमेंट पर प्रभाव डाला इससे भारत को एक मैसेज गया। भारत को लगा कि इन दोनों की लड़ाई में हम क्यों पिट रहे हैं। भारत ने तत्काल प्रभाव से फैसले किए कि हम खुद भी अब माइनिंग करेंगे रेयर अर्थ एलिमेंट्स की। इतना ही नहीं, वर्ल्ड में चाइना के अलावा कहीं और से रेयर अर्थ एलिमेंट मिलते हैं तो हम लाएंगे, लेकिन फिर वही बात, जंगल में आग लगी हो तो गड्ढा खोद करके पानी निकालने में समय लगता है। इसीलिए आवश्यकता तो ये थी कि हम
चीन से पहले चीज़ों को आसान करें और फिर अपने यहाँ पर एक्सप्लोरेशन करें और वही हुआ। हमने रेयर अर्थ एलिमेंट को निकालने का मिशन मोड पर अनाउंसमेंट किया और आगे से भविष्य के अंदर हम तय रखें कि हम चीन के साथ में इसको मंगाते भी रहेंगे और अपना काम भी चलाते रहेंगे। बस इसी को करते हुए भारत ने तुरंत प्रभाव से रेयर अर्थ एलिमेंट का अनाउंसमेंट कर दिया कि नहीं साहब, हम भी अपनी तरफ से रेयर अर्थ एलिमेंट निकालेंगे और प्रोक्योरमेंट सुनिश्चित करेंगे। अगर वर्ल्ड में कहीं और भी मिलता है तो वहां की माइंस ले लेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन अब हम इंसेंटिवाइज करेंगे। बाकायदा भारत ने 5,000 करोड़ का इंसेंटिव स्कीम चलाया ताकि हम रेयर अर्थ एलिमेंट्स को प्रोक्योर कर सकें, ले सकें। अब चाइना जब यहां पर वांग वी को भेजा तो उन्होंने भारत के साथ फर्टिलाइजर, रेयर अर्थ और टनल मशीन्स का एग्रीमेंट कर लिया कि सर लो, आप लोग बढ़िया से, आपको डाई डाई अमोनियम फॉस्फेट यानी डीएपी जो फर्टिलाइजर है वो चाहिए, ले जाओ, रबी सीजन में इसका बहुत उपयोग होगा। रेयर अर्थ मिनरल्स चाहिए, ले लो, बढ़िया से भारत के साथ मिलकर के हम ये काम करना चाहते हैं। टनल बनानी है तो हमसे मशीनें लो। कुल मिलाकर चाइना ने जो पाबंदियां लगाई थी वो शुरू कर दी हैं। और तो और न्यूज निकल कर आती है कि जो ये फॉक्सकॉन नाम की कंपनी है, इसमें भी आईफोन 17 का निर्माण शुरू हो चुका है, जिसको चाइनीज इंजीनियर्स के बुलाने से प्रतिबंधित कर दिया गया था, यानी कि काम अटक गया था, अब वो काम फिर से पकड़ गया है। कुल मिलाकर के भारत का चाइना के साथ जो ये संवाद है, ये प्रोग्रेसिव संवाद कंसीडर किया गया। वांग वी की यहां पर यात्रा ये सुनिश्चित करती है कि अगली बार जब ब्रिक्स की समिट भारत में होगी 2026 में, तो शी जिनपिंग निश्चित ही आएंगे। फिलहाल भारत के प्रधानमंत्री की चीनी यात्रा है वो हो रही है। जयशंकर साहब मॉस्को की यात्रा पर निकल गए हैं। अमेरिका के द्वारा तमाम प्रयास किए जा रहे हो, लेकिन ये तीनों देश अगर मिलकर के कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बना जाते हैं, जो ब्रिक्स कंट्रीज, जो अमेरिका जिससे डरता था, वो इसका एक समाधान देकर अगर निकलते हैं तो निश्चित ही एक बड़ी उपलब्धि कंसीडर की जाएगी। उम्मीद है कि आप सभी साथियों को यह जानकारी पसंद आई हो। अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से अवश्य साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, अभी वांग वी यहां से निकलकर पाकिस्तान जाएंगे, इस बात से आप में और मुझ में जो भाव पैदा होता है कि यार ये फिर से पाकिस्तान को जाके बराबर रख देंगे, समझने की आवश्यकता है। उन्हें सहायता दी जाती है और हमें कंपटीशन, दोनों में अंतर स्पष्ट रूप से है। साथियों, यदि आप राजस्थान से हैं या राजस्थान की खबरों में विश्वास रखते हैं या फिर जानना चाहते हैं, तो आपके लिए आज मैंने एक सेशन किया है जिससे आप राजस्थान की एक ऐसी दुर्दशा को देखेंगे। जिस रेगिस्तान में कहा जाता है कि पानी नहीं है, वहां पानी के नाम पर किस तरह काले पानी की सजा में राजस्थान के कुछ हजारों ग्रामीणों को इस तरह से ट्रीटमेंट दिया जा रहा है कि वो काले पानी की सजा से कम नहीं है। ये जानकारी जानना चाहते हैं तो अंकित इंस्पायर्स राजस्थान नाम से हमने एक नया यूट्यूब चैनल बनाया है, वहां पर जाकर आप इस विश्लेषण को देखें। और यदि हाँ, आप चाहते हैं कि आप स्टॉक के अंदर एंट्री करें, ट्रेड्स का फायदा लें, क्योंकि स्टॉक मार्केट ने आज बेहतर तरीके से रिस्पांस दिया है। ट्रेड को सीखना चाहते हैं कि जब भी कोई ऐसी खबर आती है तो इसका फर्क ट्रेडिंग पर क्या पड़ता है, स्टॉक्स कैसे ग्रो करते हैं, डिलीवरी शेयर की कैसे ली जाती है, इंट्राडे ट्रेड कैसे किया जाता है, स्विंग ट्रेड कैसे किया जाता है। अगर आप इन सबको जानना चाहते हैं ताकि बाजार में घट रही घटनाओं का आपके सीधा सीधा ट्रेडिंग में लाभ हो, तो इसके लिए आप जाकर हमारे साथ हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और वो कोर्स फंडामेंटल ऑफ स्टॉक मार्केट के नाम से बातें बाजार की एप्लीकेशन पर उपलब्ध है, बहुत ही नॉमिनल प्राइस में। यानी ये वो नॉमिनल प्राइस है जितना आप बेयर मिनिमम इन्वेस्ट करके ट्रेड शुरू करते हैं। इस पैसे से कम ये जानकारी तो मिल जाएगी कि पैसा डुबाना कैसे नहीं है। पैसा डुबाने से बचने के लिए आप ये कोर्स जरूर ट्राई कर सकते हैं। और तो और आपको ये समझ में आ जाएगा कि कैंडल्स कैसे बनती हैं, बाजार कैसे चढ़ रहा होता है, कब एग्जिट लेनी होती है, कब स्टॉप लॉस लगाने होते हैं। बहुत ही अल्टीमेट कोर्स है, आप जाकर इसे अवश्य ट्राई करें बातें बाजार की एप्लीकेशन पर। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।